प्यारे बच्चों स्क्रॉल मत करो, ऐसा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि कईयों मर्तबा पूछ चुका है। अच्छी तरह से देख लो कितने मर्तबा पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इतना आसान है वाला क्वेश्चन, आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा। cot a by 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज इक्वल टू cot a by 2 बोल के बोला। cot का मतलब cos by sin। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? यही है फॉर्मूला। ओके, यही तो है फॉर्मूला। इन दोनों को इक्वल कर दो, उसके बाद डिनोमिनेटर को काट दो। cos है ना, अभी क्या करेंगे आप लोग? साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 को cos a बाई 2 क्या करेंगे? साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 बोल लिख सकते हैं ना, ताकि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो डिविएशन पूछा है। ओके, तो डिविएशन किस तरह मालूम करेंगे? a प्लस डेल्टा m ओके बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। ठीक है, ये दोनों को हम इक्वल कर दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम छोटा कर देंगे। ओके, अभी देखो यहां पर क्या होता। सो डेल्टा एम होना है, तो अभी क्या करेंगे हम? a बाई 2 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर को निकाल देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एम क्या होगा यहाँ पर? पाई बाई ये भी उधर गया तो माइनस है, इसका मतलब पाई माइनस 2a। बी ऑप्शन आपका आंसर। थैंक यू। तरह के प्रॉब्लम को कैसा करेंगे हम लोग? ये वाला सर्कल ऐसा है, फिर करंट जाके वापस ऐसा आ रहा। इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है। अब समझो ये फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट समझो। अब ये जो है ना डॉट के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो b बिकॉज ऑफ 2, b बिकॉज ऑफ 3 इज गोइंग टू बी 0। डॉट के एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर सेंटर के एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर स्ट्रेट लाइन है, इट्स गोइंग टू बी 0। देन द करंट इज बिकॉज ऑफ 1 एंड 4। सो b बिकॉज ऑफ 1 क्या हो रहा है? हाफ सर्किल है ना, तो जस्ट हाफ ऑफ म्यू नॉट i बाई 2a। दिस इज फुल सर्किल, दिस इज हाफ सर्किल, तो क्या हो रहा? ओके ओके, देखो फर्स्ट वाला का रेडियस क्या बोल रहा? r1 बोल के बोल रहा। सेकंड वाले का रेडियस दे दिया, यहां पर दे दिया ना। सो ये r1 है, ये r2 है। तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? दिस इज हाफ बोल के बोला, तो फिर यहां पर r1 देके r1 डाल देना, 2 इंटू r1। सो b1 क्या हो रहा है यहाँ पर? म्यू नॉट i बाई 4 r1। अभी देखो यहाँ पर करंट कौन सा डायरेक्शन में है? फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रख दो, थंब अंदर की तरफ जाएगा, विच इज टेकन एज इनटू हियर। क्या लेंगे हम यहाँ पर? इनटू लेंगे। अगर b2 अगर हम ले रहे तो इस तरह होगा, उंगलियां इस तरफ होंगे और थंब बाहर की तरफ आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला। यहां पर r1 है, तो यहां पर रेडियस क्या हो गया? r2। सो वी आर गोइंग टू राइट म्यू नॉट i बाई 4 r2। बट यू शुड डिसाइड कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये यहां पर हम क्या डालेंगे? डॉट डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिंगर्स ये डायरेक्शन में, थंब इज आउटसाइड। ओके, तो हियर इट इज लाइक दिस इनटू, एंड हियर लाइक दिस आउटसाइड। आउटसाइड का सिंबल, इनटू का सिंबल ये। ठीक है, मगर बड़ा कौन सा है देख लो, which is going to be greater. The greater one is nothing but b1। अच्छी तरह से देख लो यहाँ पर b1, रेडियस जिसका छोटा है उसका फ्रैक्शन बड़ा होता, therefore b1 is greater than b2, therefore and also one is into, one is dot। मतलब एक अंदर की तरफ है, एक बाहर के। मैग्नेटिक फील्ड एक का अंदर है, एक का बाहर है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस। और क्या है डिफरेंस? therefore b net is going to be म्यू नॉट i by 4r, पहले बड़ा वाला, माइनस म्यू नॉट i बाई 4r1 माइनस 4r2। बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का, इसलिए ये भी यहां पर भी डिफरेंस होता है यहां पर। मगर फाइनली कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, इनटू वाज द बिगर वन। सो फाइनली अगर डिफरेंस करे भी तो हमको आएगा इनटू वैल्यू। अब इसमें से क्या क्या चीजें हम कॉमन कर सकते? वी कैन कॉमन आउट म्यू नॉट i बाई 4, दैट्स इट। उतना इस कॉमन कर सकते, इस माइनस r1 माइनस r2। ओके, सो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है एक बार देख लो आप। म्यू नॉट i बाई 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर समझो ये जो बैटरी है ना, इसके पास कितनी एनर्जी है? इस बैटरी के अंदर 100% एनर्जी है। जब 2 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर इस बैटरी को ज्वाइन कर दिए तो ये पूरी 100% एनर्जी ये कैपेसिटर अब्सॉर्ब कर लेगा। मगर जब ये कनेक्शन जो बैटरी का है, इसको यहां से निकाल कर अगर यहां कनेक्ट कर दिए, देन क्या होता है? ये 100 जो परसेंट है ना, इसमें से ये दोनों शेयर करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक शेयर करेंगे। इसके अंदर 2 माइक्रोफैराड है तो 20% शेयर करेगा, इसके अंदर 8 माइक्रोफैराड है तो ये 80% शेयर करेगा। तो फिर क्यों करना है ये सब करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, मगर क्यों अपने को टाइम वेस्ट करना है? समझे आप प्यारे बच्चों? ये और एक यूट्यूब का प्रॉब्लम है। यहां पर लिक्विड्स दिया, 3 तरह के लिक्विड्स दिया, वाटर, mercury एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। 3 तरह के लिक्विड्स, और तीनों के डिफरेंसेस, हाइट डिफरेंसेस भी दिया।
और यहाँ पर डेंसिटीज भी दे दिया तीनों के। हमको करना क्या है मालूम, सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट क्या है देख लो ऑन बोथ द आर्म्स ऑफ ए यूट्यूब। लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट। अब ये h है तो ये 30 है बोला, तो इसका मतलब व्हाट इज द रिमेनिंग, ये हो गया 30 माइनस h, ये हो गया 30 माइनस h। तो अभी h मालूम करो बोल के बोला। अब आप लोगों को मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू h dg, ये हमको मालूम है, ठीक है। और h रो जी भी ले सकते, h रो जी। इसमें से प्रेशर कांस्टेंट है ऑन बोथ साइड्स और g भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या, h रो इज इक्वल टू कांस्टेंट हियर। इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस क्या हो गया यहां पर, हाइट ऑफ द मेर्क्यूरी कितना है 30 माइनस h, और डेंसिटी ऑफ द मेर्क्यूरी, इसको क्या करना है, इक्वल करना है राइट साइड वाले से। LHS इज इक्वल RHS, ये कितना हो गया 30, डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स इट, ओके। सो हाइट एंड डेंसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ऑन LHS एंड RHS, दैट्स इट। तो अभी क्या करना है, हाइट ऑफ द वाटर h है, मालूम नहीं अपने को कितना है हाइट ऑफ द वाटर, वही तो मालूम करना है h। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी 1, अभी 1 डालो या ना डालो कोई फर्क पड़ने का नहीं है। सो 30 माइनस h, अभी डेंसिटी ऑफ मेर्क्यूरी कितना है, डेंसिटी ऑफ मेर्क्यूरी 13.6 इज इक्वल टू 30 इंटू ए, कार्बन टेट्राक्लोराइड है इधर, इस तरफ क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया 1.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ऐसे h प्लस 30 इंटू 13.6 माइनस 13.6 इंटू h इज इक्वल टू 30 इंटू 1.6, ओके। तो इसमें से h निकालना है अपने को, h अगर निकालेंगे ना तो विकेटिंग 28.6 सेंटीमीटर्स, ये हो गया आपका आंसर। इतना आसानी से निकाल सकते हो, थैंक यू। ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन के बजाय एक सिंपल 6th 7th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता, इस तरह के बेसिक फॉर्मुला से मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। ये देखो बेर्नौलीज थ्योरम यूज करके सॉल्व करा बुक के अंदर। मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहां पर जो है ना एक सिलेंडर है, सिलेंडर घूम रहा, सिलेंडर घूमने की वजह से उसके अंदर का पानी भी जो है ना घूम रहा, जिसकी वजह से बीच में गड़ा सा क्रिएट हो गया, और यहां पर जो है ना उस पानी का हाईएस्ट पॉइंट है और लीस्ट पॉइंट है, उसका हाइट है, ओके। तो उसका हाइट मालूम करो। और यहां पर दिया क्या अच्छी तरह से देख लो आप, ये 5 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ है सिलेंडर का, तो आधा हो गया रेडियस, डायमीटर दे दिया, आधा रेडियस हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी, ये बेर्नौलीज थ्योरम यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और v के प्लेस में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh यूज करेंगे। ये तो सिर्फ बच्चों के फॉर्मुला है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं 8th के भी। ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके, और थोड़ा सा v इज इक्वल r ओमेगा का रिलेशन है, तो बच्चे भी कर सकते हैं, ओके। 8th के बच्चे भी स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर दीजिए आप लोग। सो 2gh इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, h इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, हो गया ना आंसर आपका रेडी। तो अभी r के प्लेस में रख दो 25, यानी r इज इक्वल टू 5 है ना, तो r क्या है, रेडियस 5 हो गया, तो r अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर डाल दो। सो 5 5 25 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, हो गया आंसर। ये तो बेसिक बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे हो क्या, क्यों इस तरह के प्रॉब्लम्स करोगे, इतने इतने कॉन्सेप्ट यूज करके दिमाग खराब करना है, आसान तरीका। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर लेक के अंदर बबल है, समझो लेक मतलब पानी का छोटा सा हिस्सा, इसमें से बबल अगर बाहर आएगा ना तो बबल का साइज बढ़ जाएगा। जब भी बबल पानी के नीचे से ऊपर आ रहा तो उसका साइज बढ़ते आ रहा। क्यों बढ़ रहा, क्योंकि प्रेशर घट रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर का जो प्रेशर है ना कम होता, इसलिए बबल का साइज बढ़ता। समझो यहां पर रेडियस r है और यहां पर रेडियस n इंटू r हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया रेडियस। तो डेप्थ मालूम करो बोल के पूछा, तो किस तरह हम डेप्थ मालूम करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड, इसका बेहतरीन शॉर्टकट मेथड मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आप लोग, यहां पर डेप्थ ऑफ द लेक पूछ रहा ना, अगर रेडियस डबल हो गया, ये क्वेश्चन में क्या बोला, रेडियस डबल बोल रहा, तो डेप्थ ऑफ द लेक क्या होता है, अभी देखो, डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 1 इंटू h, मतलब रेडियस अगर डबल हो गया, यानी कि n टाइम्स हो गया, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर शॉर्टकट फार्मूला तो ये है। क्या है फॉर्मूला, डेप्थ इज इक्वल टू n क्यूब, n का मतलब यहां पर डबल, r2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द r1, यहां पर डबल हो गया, तो अभी क्या होने वाला है 2 क्यूब माइनस 1 इंटू h, ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, यानी कि 8 माइनस 1 इंटू h, तो हो गया 7h, तो इसका आंसर हो गया 7h। उदाहरण खास यहां पर ट्रिपल होके दे दिया, यानी रेडियस अगर ट्रिपल हो गया तो क्या होता, तो डेप्थ हो गया 3 क्यूब माइनस 1 इंटू h, यानी कि 27 माइनस 1 26 इंटू h होता, समझे ना। तो इस तरह का शॉर्टकट यूज करके आप बगैर पेन एंड पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कोई भी अगर लिक्विड को एक बकेट के अंदर लेकर अगर हम वाटर को अगर गोल कराएंगे ना, तो क्या होने वाला है, इसके अंदर इस तरह का शेप बनता पानी के अंदर, ये बीच में थोड़ा नीचे की तरफ होगा गड़े की ऐसा, और ऊपर जो है ना यहाँ पर हाइट थोड़ा होगा पानी के अंदर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, यानी कि 2 रोटेशंस पर सेकंड बोल रहा, और रेडियस ऑफ द वेसल भी दे दिया 5 सेंटीमीटर।
मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, नंबर ऑफ रोटेशंस दे दिया तो ओमेगा मालूम करो, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई n, इसका मतलब 2 पाई इंटू 2 विच इज नथिंग बट 4 पाई रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा आ गया। तो इसको जनरली हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी v के प्लेस में क्या करेंगे 2gh यूज कर सकते हैं विच इज इक्वल टू आर ओमेगा। 2gh इसलिए यूज करना है क्योंकि ये जो है ना हाइट डिफरेंस h है, ऊपर वाले लिक्विड या घड़ी के अंदर जो बीच में लिक्विड है उसका हाइट डिफरेंस कितना है h, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर दीजिए आप लोग, सो इट इज गोइंग टू बी 2gh यानी कि r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आया था आप लोग को r स्क्वायर का मतलब हो गया 0.05 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना आपका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर के अंदर आएगा आंसर। अब जो आंसर आएगा आपको मीटर्स में आएगा, अब इसको डिवाइड बाय अगर 100 कर देंगे तो 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा हाइट डिफरेंस, तो ये हाइट डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर। ये हो गया शॉर्टकट मेथड सॉल्व करने। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम के अंदर डेप्थ ऑफ द सी दे दिया कितना 2700 मीटर्स दिया। ओके, और क्या दे दिया यहां पर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दिया। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन द वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि डेल्टा वी बाय वी होल डिवाइड बाय पी। ठीक है, और पूछ रहा क्या यहां पर फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछ रहा, इसका मतलब इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट डेल्टा वी बाय वी। अभी डेल्टा वी बाय वी किस तरह मालूम करेंगे, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू केपी। ओके, सो प्रेशर का मतलब एच डी जी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला विच इज रेडी। तो कंप्रेसिबिलिटी के, एच, हाइट, ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो के हो गया क्या, के इज गिवन, सो 45.4 इंटू 10 पावर -11, हेच कितना दिया यहाँ पर हाइट 2700 मीटर्स। ओके, इंटू डेंसिटी भी दे दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3, ग्रेविटी ले लो 10। तो ये सारी चीजें अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर -2। उसका कोई यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, वॉल्यूम का फ्रैक्शन है जिसका कोई यूनिट। प्यारे बच्चों, आज मैं जेईई मेंस का लेटेस्ट प्रॉब्लम 8th क्लास के फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करूंगा, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, इतना आसान फॉर्मूला यूज करूंगा आप हैरान हो जाएंगे। अभी देख लीजिए यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है बोला, प्रेशर कहीं जाओ कांस्टेंट, यहां पर तुम प्रेशर अप्लाई करो सेम प्रेशर यहां पर भी अप्लाई होगा। सो प्रेशर जहां पर भी तुम अप्लाई करो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही है पास्कल्स लॉ। इसके अंदर और क्या बचा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये का मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब पाई आर स्क्वायर। इससे क्या समझ में आ रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बस खत्म। यहां का फोर्स और यहां का रेडियस होल स्क्वायर, यहां का फोर्स और यहां का रेडियस होल स्क्वायर, इतना ही है आंसर खत्म। तो ये जो फोर्स है अननोन फोर्स है, और नेक्स्ट जो फोर्स है 10, और यहां का जो रेडियस है 14 डिवाइड बाय यहां का जो रेडियस है 1.4 होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया कितने बार जाएगा यहां पर 10 टाइम जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, f by 10 इज इक्वल टू 100 by 1, सो f इज नथिंग बट 1000 न्यूटन्स। यहां पर लिखेंगे 1000 न्यूटन्स, बस इतना सा 8th क्लास का नॉलेज काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट स्क्रॉल, यू विल गेट अ वंडरफुल शॉर्टकट टुडे। Now, he is asking us to find out the contact force between 3 kg and 4 kg when 9 newtons and 45 newtons acts in opposite direction. We need to find out this contact force. For that, you have to do one thing. You have to take these two as m1 and this single mass as m2. So, this force acting this side into this mass, f1, m2, plus f2 and m1. m1 is a combination of two masses. I have combined them because contact force is acting here. Let me combine them. Just and divide with the total masses here. That's it. You will get a wonderful answer without any free body diagram. Therefore, the contact force is going to be F1 is how much here? 45. Okay. Into M2. M2 means how much? This is 4. Plus F2 means that side. That side is 9. Into this is M1 means 5. Divided by M1 plus M2 means this M1. If you go and get added here 9 you'll get. And this the answer is going to be 25 newtons. That's it. अरे बच्चों, YouTube के अंदर सबसे आसान तरीका इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जो है ना कैपिलरी के अंदर थोड़ा सा लिक्विड रेस होता है, यहां पर यू कैन जस्ट सी थोड़ा लिक्विड कैपिलरी के अंदर रेस हो गया, समझो ये लिक्विड थोड़ा रेस हो गया। जो रेस लिक्विड है उसके अंदर वेट नीचे की तरफ काम करेगा, फोर्स ड्यू टू वेट एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। नीचे वेट ऊपर सरफेस टेंशन, मतलब फोर्स ड्यू टू वेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन हियर।
तो यहां पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय लेंथ, यानी कि सर्कमफरेंस, लेंथ हो गया सर्कमफरेंस, फोर्स इज नथिंग बट टेंशन इनटू लेंथ, फोर्स ड्यू टू टेंशन इज नथिंग बट टेंशन इनटू सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ द लिक्विड मिनिस्कस हो गया। तो यहां पर mg हो गया, फोर्स ड्यू टू टेंशन का मतलब T इंटू 2πr हो गया। तो यहां पर मास ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट है और T इंटू 2πr कांस्टेंट, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो यहां पर जो है ना सिर्फ यहां पर m इंटू g के अंदर g कांस्टेंट है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो हमको दो कैपिलरीज लेना है, एक के अंदर रेडियस r है तो और एक का रेडियस क्या है, डबल r, यानी कि 2r हो गया। तो देन इसके अंदर कितना मास रेज होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको अपन क्या करेंगे, m2 by m1 is nothing but r2 by r1। तो m2 we have to find out, m1 जो है ना 5 grams, so r2 क्या हो गया, डबल r, r1 हो गया r, so r gets cancel, तो m2 हो गया 5 2 10 grams, देखा 10 grams आ गया। इतना आसान मेथड, आप जाकर बुक्स के अंदर देख लो सॉल्यूशन कितना मुश्किल है समझने के लिए। थैंक यू। नीट और जेईई वालों, जब कभी एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम के अंदर अगर डिस्कशन ऐसा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द, डिस्टेंस का डिस्कशन अगर है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड, इसको दास बोलेंगे। और अगर इसके अंदर हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ टाइम, टाइम का डिस्कशन अगर आ रहा तो हम उसको बोलेंगे टाइम एवरेज स्पीड। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को। अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड आ रहा तो हम उसको हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, और अगर टाइम एवरेज स्पीड आ तो हम उसको अर्थमेटिक मीन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये हो गया, और जो भी वैल्यूज हमको दिया 60 और 40 एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40 अगर करेंगे तो हमको आएगा किलोमीटर पर आवर। और जब कभी भी डिस्टेंस एवरेज स्पीड के बजाय टाइम एवरेज स्पीड दे दिया, यानी कि हाफ टाइम और हाफ टाइम, इसको यहां पर एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे, यानी जनरल मीन। 60 प्लस 40 बाई 2, इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम टाइम एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। सो यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स यूज करके सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। देखो यहाँ पर एक इतना बड़ा मेथड है यहाँ पर, सो यू विल यूज दिस XA, XB एंड XC एंड यू विल सॉल्व बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड्स। At last, finally, you're getting acceleration of A, acceleration of BB is equal to 2. This is the answer. But I have discussed this in a shortcut method. मैं इसको थोड़ा shortcut method use करके बताया था मैं. Okay, I was using shortcut method to solve this problem. And what is that shortcut method? I'll discuss now easily. This is a textbook method. We can bypass this method here. Okay, and solve this problem in a super simple way. अभी देखो यहाँ पर. Okay, solve this one. अब यहाँ पर देखो, what is acting? This is mass tension is acting here in this direction. यहाँ पर टेंशन काम करेगा ना. Let us take an opposite color so that you can understand nicely. तो यहाँ पर क्या करेगा काम? टेंशन काम करेगा. वही टेंशन इधर भी काम करेगा. ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक. यहाँ पर टेंशन T काम करेगा. ये दोनों का टेंशन का कॉम्बिनेशन इधर क्या होगा? 2T होगा. Okay, this is mass of body B and this is mass of body A. Okay, and that is multiplied with G here. ठीक है? Or else you can do like this also. This is acceleration of B, which is acting in the downward direction. This is acceleration of A, which is acting in the upward direction. Mass of B, mass of A. Okay. What is the ratio of acceleration of block A and block B? Okay. Acceleration of block A and block B. So it doesn't have any work with masses. Masses चाहे कुछ भी हो जाए. अभी यहाँ पर देख लो tension, tension, tension. These two tensions combined with a 2T. I already told you that here. Tension. Okay. So work done. Work done is nothing but force into displacement. Here tension into displacement we'll write. Okay, tension into displacement is going to be constant. If you differentiate here, T into ds by dt, which is equal to constant. Constant का मतलब अगर से यहाँ पर कोई वैल्यू दी तो constant वैल्यू. If you differentiate how much, tension into velocity is going to be constant. Once again, if you differentiate how much you'll get, dv by dt into constant. That means tension into acceleration is going to be constant. Same concept मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ. Tension into acceleration is going to be constant. Means T1 TA AA is equal to TB AB. Okay, TB AB. So tension at this A is how much? T. Acceleration at AA is AA only. Tension at B is how much? 2T. And acceleration at B is going to be AB. So अभी क्या करेंगे हम? Tension gets cancelled. So what I'm going to get now? A acceleration of A by acceleration of B is equal to 2. This is the answer we are getting here now. Finally, what is the answer we are getting here? Even if you use this much lengthy method, acceleration of A, acceleration of B, the same thing you are getting as 2 only. So इतना बड़ा मेथड को हम bypass करके simple method use करके हम solve करेंगे problem. Okay,
प्यारे बच्चों, YouTube का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दुनिया का सबसे आसान तरीका हमारे पास है इंशाल्लाह। आप लोग देख लीजिए, यहां पर एक YouTube है, इस तरफ ऑयल है तो इस तरफ लिक्विड है। और क्या पूछ रहा, अगर डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 है तो फिर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है। एक चीज आपको याद रखना यह है कि दोनों जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा। हमको नया फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैस्कल्स लॉ यूज करके यूज कर सकते हैं हम, चाहे कौन सा भी प्रॉब्लम हो। पैस्कल्स लॉ, पैस्कल जानते हैं आप लोग, पैस्कल, तो पैस्कल्स लॉ यूज करके कर सकते हैं। पैस्कल्स लॉ ये बोल रहा, प्रेशर इज इक्वल टू HdG। प्रेशर कांस्टेंट है यहां पर, एट दैट प्लेस ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या भी, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द वाटर बाय हाइट ऑफ द ऑयल। बस इतना सा सिंपल फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हैं प्रॉब्लम। अब यहां पर देख लीजिए, डेंसिटी ऑफ द ऑयल नहीं मालूम करना है, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या है 1000, खलास। यहां पर हाइट ऑफ द वाटर क्या है 15 और हाइट ऑफ द ऑयल क्या है 20, हो गया। 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। तो और क्या है, आसान कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको, ये 15 है 20 हो गया ना, तो ये दोनों निकाल दीजिए और इसको डाल दीजिए 7.5, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 को 750, देख लीजिए। कैलकुलेशन के अंदर भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है? मैं प्रूव करता हूं। ये हो गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2017 का, ये यू शेप्ड ट्यूब का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग परेशान करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए और समझाने के लिए, तो मेरे पास एक आसान तरीका है, इसको मैं जनरल मेथड, नेचुरल मेथड से सॉल्व करूंगा। अभी देख लो, यहां पर ऑयल है और यहां पर वाटर है। ऑयल का लेवल कितना हो गया 65, 130 और 10, यहां पर 10 mm, पूरा कितना, हाइट ऑफ द ऑयल इज 140 mm, तो हाइट ऑफ द वाटर क्या हो गया 130 mm बस। और डेंसिटी ऑफ द ऑयल मालूम करो बोला, और डेंसिटी ऑफ द वाटर दे दिया। अब देखो यहां पर कितना आसान है। मैं जनरली इस तरह के प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व करता हूं, कोई बाय हार्टिंग और कुछ भी नहीं होता यहां पर। तो प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या है HdG, ओके। ये हो गया प्रेशर का जनरल फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से मैं सॉल्व करूंगा। अब यहां पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ एक ही है ना, सेम प्रेशर है, कोई चेंजेस नहीं है, तो प्रेशर को निकाल दो। एक ही जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम है, उसको भी निकाल दो। अब क्या हो गया, हाइट, अब हो गया डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गया। सो डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इज नथिंग बट हाइट ऑफ द वाटर बाय हाइट ऑफ द ऑयल। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपका आंसर आसानी से आएगा। सो डेंसिटी ऑफ द वाटर, ऑयल कितना है नहीं मालूम, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या है 1000, हाइट ऑफ द वाटर क्या है 130 और हाइट ऑफ द ऑयल क्या है 140। तो यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोग कैंसिल कर दीजिए जीरोस। सो डेंसिटी ऑफ द ऑयल अगर मालूम करना है तो क्या करना है, 13 into 1000 divided by 14, आपको अप्रोक्सीमेटली 928 kg पर मीटर क्यूब इसका आंसर होगा, 928 kg पर मीटर क्यूब। इतना आसान मेथड कहीं देखा आपने यूट्यूब के अंदर? सब्सक्राइब कीजिए, प्रिस्क्राइब कीजिए, दूसरों को डिस्क्राइब कीजिए। थैंक यू। सो ये क्या है 3 kg है, और ये कितना है, इज गोइंग टू बी 2 kg ओवर ए frictionless pulley of negligible mass as shown in the figure. Find the acceleration of the blocks and tension in the string. Okay. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कैसा मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स बाय नेट मास, बिकॉज F is equal to ma, okay, a is equal to F by m, here net force and net mass. So if you observe, what is the net force actually? So downward force is acting, here is 3g is acting downwards, here 2g is acting upwards. So what is the net force here, 3g minus 2g divided by net mass, means you have to just add them. So 3 plus 2, and acceleration will become how much, 3g minus 2g is nothing but g by 5, which is 10 by 5, which is nothing but 2 meter per second square. Okay, so acceleration of a atwood's machine we got now. और क्या करेंगे यहाँ पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करेंगे। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग किस तरह मालूम करेंगे, विच इज द लार्जर मास 3 kg, 3 kg is coming downwards with an acceleration 5 and 2 kg is moving upward with an acceleration 5 meter, because we got 2 we got, so just now we got 2, so this is 2 meter per second square and this is moving upward with a speed of 2 meter per second square. Acceleration is upwards here, okay, here acceleration is downwards. Now you can just see tension is common for both the masses here. This tension and this tension will be same because single pulley है ना यहाँ पर, as it is a single pulley, tensions will be same. तो किस तरह मालूम करेंगे टेंशन यहाँ पर, when this body is coming downwards, this is coming downwards, means tension down. Tension down is nothing but m into g minus a, m1 into g minus a. When a body is coming downwards, tension will become the difference here, and when the body is moving upwards, m2 into g plus a you have to consider. This is a shortcut method I am telling to solve the problem. कोई भी बॉडी अगर नीचे आ रही ना तो उसका टेंशन क्या हो रहा है, m1 into g minus a, नीचे की तरफ आ रहा, ऊपर की तरफ जा रहा तो g plus a. This is a small formula you have to remember. I'll tell you the reason also.
नीचे की तरफ जो मास आ रहा है क्या है 3 kg, 3 into 10 minus 2, okay, is going to be how much? 3 into 8, 3 8 are 24 newtons is acting. Okay, we can get the answer by using that body, or we can use this body also and get the same answer. So tension in the upward direction क्या हो रहा है? Mass m2. What is m2 here? m2 is 2 kg. So 2 into g plus m is 2 into 10 plus 5. So 2 into 10 plus 2 na? Okay, acceleration is 10 plus 2. So how much are you getting? 2 into 12. 12 2s are 24. We are getting the same answer by using these two formulas. Any one you can select while doing the problems. Any one formula you can select while doing the problems. Okay. प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। यहां पर एक क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसके अंदर मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बोल के बोल रहा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा बोल के बोल रहा, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा बोल के बोल रहा, देन द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या है पूछ रहा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर ओमेगा स्क्वायर ये, उसको अल्फा बोल के लेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा ये बोल के लेंगे, विच इज गिवन एज बीटा। यहां पर बीटा बोल के दिया, बीटा बोल के ले लेंगे। और टाइम पीरियड पूछ रहा, टाइम पीरियड निकालने का आसान तरीका क्या है? इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल के बोलेंगे। अब 1/2 करेंगे तो क्या होता? सिर्फ ओमेगा बचता, ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बचता। 1/2 कर दिया हम, तो 1/2 अगर करेंगे तो होगा क्या? यहां पर ऊपर ओमेगा बचेगा और विच इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा बचेगा यहां पर। तो ओमेगा के प्लेस में क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई कैपिटल टी विच इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। दिस इंप्लाइज दैट, अभी क्या पूछ रहा? टाइम पीरियड पूछ रहा ना, तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 पाई बीटा बाई अल्फा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, स्क्रॉल मत करो। यहां पर देखो, ये एक राइट एंगल प्रिज्म है, एक लाइट रे यहां से एंटर हो रहा और जाके दूसरे एंड को स्ट्राइक हो रहा, क्योंकि ये मिरर है, इस तरफ पॉलिश्ड है, जाके स्ट्राइट होके जिस रास्ते से जा रहा उसी रास्ते से लाइट रे वापस आ रहा। तो फिर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया √2। ठीक है, तो हमको करना क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है। सबसे आसान तरीका क्या है मालूम? ये फॉर्मूला फेमस है, आप लोगों को मालूम है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म। अब यहां पर जिस रास्ते से जाके उस रास्ते से वापस आ रहा, मतलब क्या हो रहा? R2 0 हो गया, I2 भी 0 हो गया। R2 0 मतलब R1 इक्वल टू ये वाला जो R1 है ना, वो हो गया 30 डिग्रीज। हमको I मालूम करना है, बस आसानी से स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा? म्यू इज इक्वल टू साइन I, मालूम नहीं है, साइन R मतलब साइन 30 मतलब 1/2। सो साइन I इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू। म्यू का वैल्यू कितना है? √2। सो म्यू के प्लेस में डाल दो √2, तो ये 1 टाइम जाएगा तो यहां पर √2 आएगा। सो साइन I इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब I वैल्यू क्या हो गया? I वैल्यू इज इक्वल टू 45 डिग्रीज आ गया। बस इतना सा प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच। माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्रॉल मत करो। ये बगैर फ्री बॉडी डायग्राम के इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूं, जिसका सोल्यूशन देख लीजिए आप कितना बड़ा है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या चीजें काम कर रही हैं। इस डायरेक्शन में mg sin थीटा काम करेगा, जो कि कितना है? 30 न्यूटन्स। ये जो आएगा 30 न्यूटन्स आएगा। ओके, उसके बाद जो है ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू mg cos थीटा। एक तो mg sin थीटा, एक तो म्यू mg cos थीटा, इसी डायरेक्शन में काम करेगा। और कैलकुलेट करेंगे तो 20 आएगा। ओके, 20 न्यूटन्स, 30 न्यूटन्स ये डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन में कितना है? 100 न्यूटन्स, जो कि ये डायरेक्शन में काम करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन, मतलब रिजल्टेंट फोर्स बाई टोटल मास। ये इज इक्वल टू F/m। टोटल मास कितना है यहां पर? 50। ओके, तो 50/15, 5 3 5 10 आपका एक्सेलरेशन हो गया 10/3। आगे आप लोगों को टेंशन मालूम करना है। कौन सा टेंशन? ये वाला टेंशन। और यहां पर टेंशन जो है ना, ये वाला बॉडी नीचे की तरफ आएगा, तो टेंशन डाउन इज गोइंग टू बिकम m इंटू जी माइनस ए। तो m कितना है यहां पर? 10 इंटू 10 माइनस एक्सेलरेशन कितना है? 10/3, विच इज नथिंग बट 200/3 न्यूटन्स। मैंने एक भी फ्री बॉडी डायग्राम यूज नहीं किया, फिर भी आंसर आ गया सिर्फ सेकंड्स के अंदर। थैंक यू। प्यारे बच्चों, स्क्रॉल मत करो। इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहले 4 मासेस सेम है और एक फोर्स चारों को आगे की तरफ पुल कर रहा है। एक्सेलरेशन मालूम करो, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कैपिटल F हो गया, नेट मास चारों के 4 मासेस को ऐड करो, विच इज गोइंग टू बिकम 4m। एक्सेलरेशन तो आ ही गया। अब टेंशन T1 मालूम करो। टेंशन T1 3 मासेस को पुल कर रहा है, तो 3m इंटू ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू T2 मतलब 2 मासेस को आगे तरफ पुल कर रहा है, 2m इंटू ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, T2 आ जाएगा। T3 इज इक्वल टू सिंगल मास को आगे की तरफ खींच रहा, पुल कर रहा, तो m इंटू ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करो और नीचे आंसर डाल दो। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या आंसर्स आप लोगों को आ रहे हैं। थैंक यू।
माय डियर स्टूडेंट, स्क्रॉल मत करो। मैं प्रॉब्लम को पूरी तरह से पढ़ूंगा भी नहीं, मगर सॉल्व करके दिखाऊंगा आंसर कैसे आएगा यहां पर। अभी देखो यहां पर एबीसी पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां पर लॉ ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, मतलब सी इज इक्वल टू टी हो गया। और यहां पर 4 ऑप्शंस में सी इज इक्वल टू टी कहां पर है, यहीं पर है, तो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व भी नहीं करे और सॉल्व कर दिए। प्यारे बच्चों, स्क्रॉल मत करो। सबसे आसान तरीका आज आप सीखने वाले हैं इस तरह के सिस्टम्स के एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए। नो फ्री बॉडी डायग्राम, नो कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन, ओनली वेरी सिंपल मेथड। अब यहां पर देख लो, यहां पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा म्यू एम जी विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स। ओके, अब यहां पर एक्सेलरेशन मालूम करना है। ये दोनों बॉडीज नीचे की तरफ आएंगे, ये आगे की तरफ मूव होगा, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब ये दोनों 4 + 2 6 60 न्यूटन्स नीचे की तरफ जा रहा है और 10 न्यूटन्स बैक साइड। सो 60 - 10 बाई नेट मास, तीनों के तीनों मासेस को ऐड कर दो। एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ गया। अब टेंशन T1 T2 मालूम करना है। T1 नीचे की तरफ आ रहा m इंटू जी माइनस ए, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है m इंटू जी प्लस ए, नीचे की तरफ g माइनस m इंटू जी माइनस ए, 4 इंटू g मतलब 10 माइनस ये 5, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 20 न्यूटन्स। उसी तरह T2 मालूम करो। T2 जो है 2 और 4 दोनों को होल्ड कर रहा, इसलिए इसको टोटली लिखेंगे 6 इंटू 10 माइनस 5, सो 5 6 30 न्यूटन्स। इस तरह के केसेस को हम बगैर फ्री बॉडी डायग्राम के किस तरह कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करो। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स क्या है, ये नीचे की तरफ 4 है, ये 4 इंटू जी मतलब 40, सो 40 माइनस 2 इंटू जी 20, ऊपर की तरफ 20, सो माइनस 20 बाय नेट मास, तीनों को ऐड करो 6। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 10/3 हो गया, ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर टेंशन T1 समझो, ये वाला टेंशन T2, क्योंकि डिफरेंट रोप्स है, सो टेंशन अपवर्ड, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा, तो टेंशन डाउनवर्ड्स क्या होगा, m इंटू जी माइनस ए, मतलब 2 इंटू जी 10 माइनस ए कितना है 10/3, विच इज नथिंग बट कितना इज गोइंग टू बी here it's going to be 40/3 here, okay, 40/3 newtons. This is going upwards, tension upwards क्या होगा, ये वाला T2 समझो 2 into G plus A, G plus A is nothing but 10 plus 3, okay, so if you solve you get tension here and that one, so simple it is, इतना आसान है। नीट वालों स्क्रॉल मत करो। इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिर्फ चंद सेकंड में सॉल्व करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका समझाने वाला हूं। यहां पर देखो, ये दोनों मासेस नीचे की तरफ जा रही है, एक सिंगल मास जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज ये हैवी है, इससे भी हैवी है। अब एक्सेलरेशन मालूम करना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, मतलब 20 + 10 30 इंटू जी मतलब 300, ओके, सो 300, ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, 20 इंटू 10 200 डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट मास क्या है, 20 + 20 + 10 50, ओके, तो ये हो गया नेट मास, ये हो गया 100/50, विच इज नथिंग बट 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ गया सिर्फ सेकंड्स के अंदर। यहां पर जो है ना, एक बॉडी जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो टेंशन क्या होता है, m इंटू जी प्लस ए। कोई बॉडी नीचे की तरफ जा रहा, तो टेंशन इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, क्योंकि जब नीचे की तरफ जाती बॉडी तो टेंशन कम रहता, ऊपर की तरफ जाने वाली बॉडी का टेंशन ज्यादा रहता। तो दिस इज गोइंग अपवर्ड्स, सो टेंशन अपवर्ड्स is going to be m into g plus a, मतलब 20 into 10 plus 2, okay, so 12 to the 24 240 newtons। टेंशन डाउनवर्ड्स, ये वाला बॉडी नीचे की तरफ जा रहा, तो m into g minus a, so 20 into g मतलब 10 minus 2, okay, so 160 न्यूटन्स हो गया। तो इतना आसान तरीके से T1 भी मालूम करे, T2 भी मालूम करे, ठीक है। प्यारे नीट वालों, आप रट्टा नहीं मारना चाहते तो मत मारो, मगर इस फॉर्मूला का जादू तो बहुत जरूरी है देखना आपके लिए। इसका जादू तो देखिए ना। अब यहां पर टेंशन पूछ रहा, यानी कि इस प्रॉब्लम का टेंशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, मेरे पास एक जादुई फॉर्मूला है जो कि इतने लेंथी मेथड को इतना आसानी के साथ कर सकता सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर। अब यहां पर देखो, अगर टेंशन मालूम करना है तो किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले रेड्यूस्ड मास। रेड्यूस्ड मास मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस, मतलब 3 into 2/3 + 2 यानी कि 6/5 हो गया, ओके। 6/5 यहां पर डालेंगे इंटू 10 sin 30 यानी कि 1/2 + 1, ओके। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18 न्यूटन्स। सिर्फ एक ही एक स्टेप के अंदर आंसर आएगा। एक स्टेप वाला आंसर चाहिए या फ्री बॉडी डायग्राम जो कि डेड बॉडी बना देगी, आपको कौन सा चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये रे ऑप्टिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 मिरर्स है और यहां पर ये मिरर के बीच का एंगल क्या है ये पूछ रहा है। कंडीशन क्या है मालूम आप लोगों को, ये PQ जो है ना इस डायरेक्शन में लाइट रे एंटर हो रहा है और दूसरे मिरर को टच होकर फिर वापस जा रहा है। और कंडीशन क्या है, ये PQ जो है ना पैरेलल टू ON है,
ओके, और आर एस इज पैरेलल टू OM। ओके, सो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। कंडीशन इतना है, मैं एंगल पूछ रहा, बस दूसरा कुछ भी नहीं दिया। आसान तरीका क्या है मालूम आप लोगों को, ये दोनों पैरेलल है ना, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है ना, ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये दोनों एंगल सेम होते बिकॉज दे आर कॉल्ड एज ग्लैंसिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। ये एंगल सेम है बिकॉज दे आर कॉल्ड एज ग्लैंसिंग एंगल्स। तीनों के तीनों एंगल्स सेम है, इसका मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बोल के बोलते हैं। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 180/3 which is nothing but 60 डिग्रीज। इसका आंसर क्या है, ये हो गया 60 डिग्रीज। ओके, सो एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज गोइंग टू बी 60 degrees, that's it. Don't scroll, my dear students. How are you going to solve this problem in a super simple way when a man is standing on a plank and pulling the rope so that he and the plank both are in equilibrium? Okay, so first thing is, let me discuss that a man is applying force F here. This force will be same because a single string, these two forces combined together becomes 2F, and here also it is going to be 2F, and these two forces combined to become, this is 4F because they gets added up. Here also 4F because it's a single string, and 4F gets combined together forms 8F. Okay, so 8F is acting in the upward direction, and the man as well as plank is acting downward direction. So small m plus capital M into G here. Right here 8F is equal to small m plus capital M into G. Therefore F is equal to small m plus capital M into G divided by 8. So your answer is going to be the second option. That's it. Thank you. Dear students, scroll मत करो। सबसे आसान तरीका मैं समझाने वाला हूं इस सिस्टम के एक्सेलरेशन मालूम करने के अंदर। How are you going to find out acceleration for this type of system? The super simple way is acceleration is equal to backward forces. ये backward forces क्या है, friction forces है। ये downward forces क्या है, weight of है, block है। तीनों के masses सेम है, तो फिर acceleration क्या हो रहा है, downward force mg हो गया, और दोनों के दोनों backward forces क्या हो गया, -2mg हो गया, divided by net mass। मतलब तीनों के masses को ऐड करो, that is going to be 3m. So acceleration यहां पर क्या होगा, you have to cancel out these two masses, then we getting how much, g minus 2 mu g by 3. So g common करो, 1 minus 2 mu by 3 going to be answer, that's it. नीट वालों, आज दुनिया का सबसे आसान तरीका आप सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। यहां पर देखो, दोनों ब्लॉक्स पे इस तरफ से एक फोर्स काम कर रहा, वही फोर्स इस तरफ से काम कर रहा, तो यहां पर इधर भी कांटेक्ट फोर्स है, इधर भी कांटेक्ट फोर्स है, दोनों कांटेक्ट फोर्स का रेशियो पूछ रहा। एक चीज ध्यान में ये चीज रखना है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर कांटेक्ट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास व्हिच इज पुश्ड। ये वाला कांटेक्ट फोर्स इस मास को धक्का मार रहा, वो वाला कांटेक्ट फोर्स इस मास को धक्का मार रहा, तो इस वाले कांटेक्ट फोर्स को अगर F1 समझेंगे और इस वाले कांटेक्ट फोर्स को अगर F2 समझेंगे, तो ये वाला कांटेक्ट फोर्स M को धक्का मार रहा, वो वाला कांटेक्ट फोर्स 2M को धक्का मार रहा, तो MM गेट्स कैंसल। आपका आंसर क्या हो गया, 1:2 हो गया। 1/2 का मतलब 1:2। माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रॉल मत करो। एक्सेलरेशन मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बगैर फ्री बॉडी डायग्राम के किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करो, डिफरेंस इन द फोर्सेस। ये वाला फोर्स नीचे की तरफ, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ। फोर्स का मतलब m into g, 3 into 10 यानी कि 30 minus 20, 2 into g डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास तीनों के मासेस को अगर ऐड करें तो 10 हो जाएगा। सो 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमारे पास रेडी है। अब ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन मालूम करना है, तो ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ जाएगी, ये बॉडी जो है नीचे की तरफ जाएगी। जो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, टेंशन अपवर्ड्स इज गोइंग टू बी m into g plus a। ओके, तो यहां पर m कितना है, 2 into 10 plus 1, इसका आंसर है 22 न्यूटन्स। ओके, तो यहां पर ये टेंशन मालूम करना है, ये वाला टेंशन अलग है और ये वाला टेंशन अलग है बिकॉज रोप्स डिफरेंट है। तो यहां पर टेंशन डाउनवर्ड्स, ये वाला नीचे की तरफ जा रहा, m into g minus a लेना पड़ेगा जब कोई भी बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। तो यहां पर m 3 है, g कितना है 10 minus 1, तो ये क्या है 9 3 27 न्यूटन हो गया इसका टेंशन। इस तरह एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं, टेंशन भी मालूम कर सकते हैं विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम। थैंक यू। मेरे नीट वालों, स्क्रॉल मत करो, बहुत ही सुपर सिंपल में समझाने वाला हूं कि इसके अंदर कांटेक्ट फोर्स क्या है। यहां पर देख लो अच्छी तरह से, ये दोनों मासेस के बीच का कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा, ये दोनों मासेस के बीच का कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा। अब यहां पर एक चीज जानना यह है कि फोर्स इज इक्वल टू m into a। ओके, अब तीनों मासेस का एक्सेलरेशन जब सेम है तो फिर क्या होता, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि ये वाला मास जो है, ये कांटेक्ट फोर्स जो है ना, ये दोनों मासेस पे काम कर रहा,
और टोटल फोर्स जो है ये तीनों मासेस पे काम कर रहा। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स दोनों मासेस पे काम कर रहा, इसलिए हम यहां पर डालेंगे m2 प्लस m3। और यहां पर जो है ये जो फोर्स है तीनों मासेस पर काम कर रहा है, इसलिए हम डालेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया, ये वाला वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, m2 प्लस m3 होल डिवाइडेड बाय टोटल मासेस, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। इस तरह सलवोटो में कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं बगैर फ्री बॉडी डायग्राम के। थैंक यू। मेरे नीट के पागल दीवानों, स्क्रॉल मत करो, ये बहुत ही सुपर सिंपल मेथड में मैं समझाने वाला हूं। देखो एक सिस्टम जो है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा, तो फिर टेंशन T1 क्या होगा, टेंशन T2 क्या होगा, बगैर फ्री बॉडी डायग्राम के मैं करना सिखाऊंगा। अभी देखो टेंशन T1 क्या होगा, ये 5 है ना, 5 को डाल दो, 5 इंटू जी प्लस ए, जी का मतलब 10 प्लस ए का मतलब 2। क्यों ऐसा, बिकॉज कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही तो टेंशन क्या होता मालूम, m इंटू जी प्लस ए होता, और कोई भी बॉडी नीचे की तरफ जा रहे तो टेंशन क्या होता, m इंटू जी माइनस ए होता। यहां पर सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा और यहां पर टेंशन सिर्फ 5 kg को लिफ्ट करा, तो 5 इंटू 10 प्लस 2, 12 5 जा क्या हो रहा है, 60 न्यूटन हो गया ये। और उसी तरह T2 मालूम करो बोला, T2 जो है ना 10 को और 5 को दोनों को लेके ऊपर की तरफ जा रहा, 10 प्लस 5 15 हो गया। तो यहां पर क्या डालेंगे, 15 इंटू जी प्लस ए, मतलब 10 प्लस 2। ओके, तो 10 प्लस 2 यहां पर क्या होगा करके मुझे कमेंट में बताइए कि टेंशन T2 क्या होगा। थैंक यू।